तो आज हमारा ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो कल तक हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक आइटम्स के बारे में। ये टॉपिक इन्वेंट्री के हेड के अंडर में है, स्टॉक आइटम्स का। तो देख लेते हैं एक बारी ध्यान से। कहते हैं कि स्टॉक आइटम्स क्या है, गुड्स है। ये अपने को पता है ना कि बिजनेस में अपने को क्या ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। मान लो अपना लैपटॉप का बिजनेस है, तो अपना लैपटॉप हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। स्टॉक के अंदर हम उसको लेके चल सकते हैं। कहते हैं स्टॉक आइटम्स आर द गुड्स दैट यू ट्रेड। आप उसके अंदर सेल करते हो, परचेज करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो। कहते हैं कि इट इज अ प्राइमरी इन्वेंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्वेंट्री एंटिटी, एंड इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, स्टॉक आइटम द इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन सिमिलर टू द लेजर बीइंग यूज्ड इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना अकाउंट्स के अंदर, वैसे ही इसी तरह की अपने को क्या करना है, नॉर्मल स्टॉक आइटम्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना होता है। आगे देखो, कहते हैं कि स्टॉक आइटम के अंदर हम कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। अगर हमको टैली में ये स्टॉक आइटम्स क्रिएट करनी हो, तो सबसे पहले हमें जाना होता है गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे। किस पे जाना होता है, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे। इसके बाद आप इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन पे जाना, फिर स्टॉक आइटम के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। क्या, क्रिएट अंडर द सिंगल स्टॉक आइटम। तो जैसे ही अब ये सब क्लिक करोगे तो ये आपका शो हो जाता है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऊपर क्या नेम लिखा हुआ है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो यहां पर आपका नेम है, जैसे मान लो डेल का i3 लैपटॉप है या i5 लैपटॉप है। अंडर लैपटॉप कैटेगरी डेल की, यूनिट्स 2-3 यूनिट है, 4 है, 5 है, 10 है। पैचेस में रखना है कि नहीं रखना है, कोई स्टैच्यूटरी इंफॉर्मेशन, कोई लीगली इंफॉर्मेशन अगर आपको रखनी है तो वो रेट ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग हो सकती है, टैक्सेस के रिगार्डिंग, वट जो भी है वो। ओपनिंग बैलेंस अगर अपने पास पहले से कोई अवेलेबल है तो वो लिख सकते हो, रेट पर यूनिट लिख सकते हो। तो ये सारी डेटा आपको यहाँ पर फीड करना होता है। अब इन डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो नेम है, नेम इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो मतलब जिस नेम से आप स्टॉक आइटम को रखने जा रहे हो, तो नेम को आप लिख सकते हो। जैसे नेम इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, डेल का i3 लैपटॉप, तो यहाँ पर इन्होंने नेम दे दिया डेल का i3 लैपटॉप। फिर बाकी की चीज भी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था अभी डायलॉग बॉक्स के अंदर, कि आपको देखना है कि ये कौन से ग्रुप के अंडर में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये डेल है, लैपटॉप की बात हो रही है, तो आप उसका ग्रुप बना सकते हो। कौन सा ग्रुप बना सकते हो, लैपटॉप के नेम से। ठीक है, फिर कैटेगरी भी देख लो, कैटेगरी कौन से आएगी। अब डेल के तो काफी सारे लैपटॉप हैं, तो इसलिए जो डेल का i3 लैपटॉप है वो डेल की कैटेगरी में डाल दो। एचपी की कोई कैटेगरी है तो एचपी की कैटेगरी के अंडर में आ जाएगा। मतलब एचपी के भी तो काफी सारे लैपटॉप हो सकते हैं ना, तो मतलब कैटेगरी भी आपको को डिफाइन करनी होती है। तो आप यहाँ पर कैटेगरी डाल दो। कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर, डेल की। फिर यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर क्या आप ये किस में दिखाना चाहते हो, नंबर्स में। अगर मान लो कोई और चीज होती है, जैसे लिक्विड की बात करते तो वो किसी में आता, लीटर में। कोई आटे की बात करें, सब्जी की बात करें तो वो किस में आएगा, केजी में। अब यहाँ पर क्योंकि लैपटॉप की बात हो रही है, लैपटॉप तो किस में आएगा, नंबर्स में। तो यहाँ पर अपने को अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट अगर लैपटॉप की है तो वो किस में आएगा, नंबर्स में। फिर एंटर द रेट ऑफ द ड्यूटी अगर कोई है तो। फिर अगर किसी स्टॉक का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस भी आप लिख सकते हो, कौन से गोडाउन में है ये भी लिख सकते हो। तो आगे सारी आइटम, सारी बातें जब आप फीड कर दोगे तो उसके बाद अपने को क्या लिखना है, एंटर वाई पे क्लिक करना है। बोले तो एंटर पे क्लिक कर देना, तो वाई क्लिक कर दो या एंटर पे क्लिक कर दो। तो ये तो सिंपल सा अभी हमने क्रिएट किया है। कहता है कि अगर अपने को स्टॉक आइटम अब मेंटेन करनी हो, अगर अपने को स्टॉक आइटम मेंटेन करनी हो, अपने पास अगर ओपनिंग बैलेंस भी है पहले से, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है भाई। गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे और क्रिएट वाला ऑप्शन। तो ये पहला स्टेप तो वही है जो आपको अभी हम बता रहे थे, बट डिफरेंस क्या आएगा, पीछे वाले के अंदर अपने को ओपनिंग बैलेंस नहीं पता था, यहां पर अपने को ओपनिंग बैलेंस पता है। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन जैसे पहले बताई थी, लैपटॉप डेल की कैटेगरी, नंबर्स में, रेट ऑफ ड्यूटी अगर कोई आपको पता है तो लिख देना।
बट यहाँ पे इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बता रहे थे कि ओपनिंग बैलेंस के साथ लिखना है, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो। हमारे पास लैपटॉप ऑलरेडी 8 है, रेट कितना है 32,000 के अकॉर्डिंग, तो ये फीड कर देना। ये जैसे ही आप फिल कर दोगे तो फिल करने के बाद आप क्या है, आपसे पूछेगा, आप एंटर करोगे तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन है, तो एक्सेप्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, यस पे क्लिक कर देना। तो मतलब आपने जो भी आइटम क्लिक की है, जो भी आइटम फिल की है, उसमें आपने ओपनिंग बैलेंस भी भर दिया है। तो यहाँ पर वैसे ही अब आपको एक एक चीज की फिर से डिटेल बता रहा है। जो डायलॉग बॉक्स अभी आपके सामने खुला हुआ था ना, उसी को बता रहा है कि आपने स्टॉक के अंदर उसका नेम लिख दिया, फिर लैपटॉप के अंदर, फिर डेल की कैटेगरी, यूनिट्स आपने लिख दी, रेटेड ड्यूटी लिख दी, क्वांटिटी आपने ओपनिंग बैलेंस में लिख दी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही को वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मान लो जो 8 लैपटॉप थे उसमें से 2 लैपटॉप तो आपकी दुकान में रखे हैं, 6 लैपटॉप आपके गोडाउन में रखे हैं, तो आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो, एलोकेट भी कर सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है देखो, शॉप के अंडर में क्या है 2, गोडाउन में क्या है 6 लैपटॉप, पर दोनों का प्राइस दोनों जगह पे सेम है 32,000। मतलब 64,000 के लैपटॉप तो आपके कहाँ पड़े हैं, ये पड़े हैं आपकी शॉप पे 1,92,000 रुपए का आपका जो लैपटॉप्स रखे हैं, जो इसमें से 6 लैपटॉप हैं वो रखे हैं गोडाउन 1 के अंदर। तो इस स्टेप से भी आप एलोकेट कर सकते हो ताकि आपको स्टॉक के बारे में पता रहे कि फलानी आइटम इतनी क्वांटिटी में वहां रखी है, इतनी क्वांटिटी में यहाँ रखी है, जो क्वांटिटी वहां रखी है उसका प्राइस ये है, जो क्वांटिटी गोडाउन में रखी है उसका प्राइस ये है। तो आप उसकी लोकेशन भी एलोकेट कर सकते हो। तो लोकेशन एलोकेट करने के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जब आप शॉप के अंडर में जाओगे तो वहां पर गोडाउन का लोकेशन भी है, तो आप वहां पर क्वांटिटी जो भी लिखना चाहते हो क्वांटिटी लिख सकते हो। तो आपने जब क्वांटिटी वगैरह लिख दिया तो क्वांटिटी लिखने के बाद क्या कर देना, वाई को एंटर कर देना। तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस की क्वांटिटी के साथ रेट वैल्यू सब आप देख सकते हो। इसके बाद बस एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे जब क्लिक करोगे तो वाई पे क्लिक कर देना, तो आपकी आइटम्स को वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नो पे क्लिक करोगे तो फिर वो आइटम जो आप भर रहे थे सारी डिटेल उसको सब रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो। फिर हमारे पास है परचेज ऑर्डर, क्योंकि अभी अब इन्वेंट्री के टॉपिक में चल रहे हैं तो इन्वेंट्री के टॉपिक में ही अपना नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है परचेज ऑर्डर का। परचेज ऑर्डर के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Alt + F4। तो परचेज ऑर्डर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। कौन इशू करता है, बायर इशू करता है। किसको, सेलर को। किस लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो इसको हम शॉर्टकट के अंदर पीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओ बोले तो परचेज ऑर्डर तो बोला हुआ है। तो इसके अंदर परचेज ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, परचेज ऑर्डर के अंदर हमारे पास डेट ऑफ परचेज ऑर्डर होता है, नेम या एड्रेस भी होता है जो भी सप्लायर होगा, शिपिंग या डिलीवरी एड्रेस होता है, क्वांटिटी होती है, यूनिट प्राइस होता है, शिपिंग किस तरीके से होगी, डिलीवरी कब तक चाहिए, तो ये सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिया है। कहता है कि मान लो कोई ABC लिमिटेड है, उसने एक परचेज ऑर्डर सेंड किया है 10 लैपटॉप, 10 डेल के लैपटॉप, पर उनकी जो क्वालिटी है वो कौन सी है, i7। तो i7 वाले हमने 10 डेल के लैपटॉप परचेज करने की हमने बात रखी है। और ये सप्लायर कौन है, A, ये डेट है और ये हमारा रेट होगा कितना, 45,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, अब एक्टिवेट करेंगे परचेज ऑर्डर की प्रोसेस। क्या एक्टिवेट करेंगे, परचेज ऑर्डर की प्रोसेस को हम एक्टिवेट करेंगे। इस प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाएंगे, F11 का जो हमारा ऑप्शन होता है फीचर्स का, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारे इन्वेंट्री के फीचर्स हैं, इस इन्वेंट्री के फीचर्स में हमको जाना होगा। तो इन्वेंट्री के फीचर्स में जब जाएंगे तो आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लेना, कौन सी कंपनी की आप बात करें। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज आएंगी आपके सामने, तो जो भी कंपनी आएगी आप फटाफट उठा लेना। तो मान लो आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, तो ABC कंपनी लिमिटेड का हमारा पूरा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा।
इन्वेंट्री फीचर्स को लेकर। तो इन्वेंट्री फीचर्स को लेकर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन होता है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को लेकर। इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट वो लोग नो रखते हैं, इस ऑप्शन को आप चाहो तो यस कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। तो ये हमारा जो ऑप्शन है हमारा ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नो में होता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर देख लेना ये ऑप्शन आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है एंटर परचेज ऑर्डर। अगर आपको परचेज ऑर्डर अभी एंटर करना है, तो सामने वाले ने आपको परचेज का ऑर्डर दिया था ना, उसको अगर एंटर करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो अभी मान लो हम गए गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर, और हमारा शॉर्टकट की है Alt+F4। ये बात मैंने आपको भी बताई भी थी, Alt+F4। इसके बाद क्या करना, हमारे पास ऑर्डर वाउचर स्क्रीन क्रिएशन स्क्रीन अपीयर होती है, जैसे आपको अभी दिखाई दी गई थी। तो यहाँ पे क्या करना, चेंज द डेट ऑफ द वाउचर एज 5 अप्रैल, जो भी डेट है आप उसको डेट वगैरह चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर देना। तो यहाँ पर अपने को एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल भी अगर आपको देनी है तो उसको आप यस करना चाहते हो तो यस कर देना। फिर F2 जो कॉन्फ़िगरेशन की है उसको दबा देना। फिर यहाँ पर आप लिखोगे पार्टी का नेम, पार्टी का नेम के अंदर आप सप्लायर का नेम डिसाइड करोगे, लिस्ट से एंटर की दबा दोगे। जैसे सप्लायर ए का अकाउंट है, सप्लायर ए का अकाउंट आपने लिख दिया, और फिर सप्लायर की डिटेल, सप्लायर जो भी होगा उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे सप्लायर का नेम है, एड्रेस है, कौन सी स्टेट का है, सेल्स टैक्स नंबर क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। ऑर्डर डिटेल के अंदर आप देख लेना, अगर आप सामने वाले को पेमेंट करना चाहते हो विद इन 30 डेज तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, रिसिप्ट डिटेल क्या होगी, रिसिप्ट डिटेल्स क्या है, तो ये सारा डिस्पैच कैसे होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा, सारा लिखा हुआ है। तो जो भी डिटेल्स हम सप्लायर्स के बारे में डालना चाहते हैं डाल दो। इसके बाद क्या, ऑर्डर नंबर, एंटर द, जो हमारा ऑर्डर था उसका जो नंबर डाल देना, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं PO। उसके अंदर जो भी डिटेल आएगी वो डेट के साथ आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा परचेज लेजर। तो इसमें से क्या कर देना, परचेज लेजर के बारे में देखना, उसमें से जो भी आपकी परचेज की एंट्री आएगी कहाँ पे आएगी, परचेज अकाउंट के अंदर आएगी। इसके बाद क्या करना, नेम ऑफ आइटम की बात आ रही है। नेम ऑफ आइटम कौन सी थी हमारी, लैपटॉप की बात हो रही थी। कौन से लैपटॉप थे हमारे, i7 के, डेल के लैपटॉप। तो वही की वही बात हमको यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पर आइटम एलोकेशन आपको कर देना कि गोडाउन नंबर 1 के अंदर 10 नंबर्स, 15,000 का लैपटॉप एक है तो 4.5 लाख रुपए हो गए। ड्यू डेट, आपको डिलीवरी की डेट भी लिखनी है कि ये कब डिलीवर होने वाला है, तो वो डेट भी आप मेंशन कर देना। गोडाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर क्या करना, यहाँ पर एक आइटम्स ऑटोमेटिकली एक वाउचर आपके पास अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री होनी है तो वैसा वैसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका परचेज ऑर्डर है उससे रिलेटेड एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो नरेशन लिख सकते हो। सब कुछ डिटेल लिखने के बाद यहाँ पर एंटर पे क्लिक कर देना या वाई पे क्लिक कर देना। इसी तरह से हमारे पास है एक रिजेक्शन आउट का। रिजेक्शन आउट के अंदर हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Alt+F6। क्या है, Alt+F6। तो The rejections out voucher is used to record the goods that are rejected and returned to a supplier। ये तब यूज करते हैं जब एक सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई गुड्स आई, हमको पसंद नहीं आई, हमने सप्लायर को रिटर्न कर दी, तो वो कौन सा होगा, रिजेक्शन आउट। तो दिस इज द प्योर इन्वेंट्री वाउचर। ये इन्वेंट्री का प्योर वाउचर है। सपोज करते हैं डैमेज होने की वजह से डेल i7 के 2 पीस लैपटॉप हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड जो सप्लायर है उसको हमने रिटर्न किए हैं। कब, 12 अप्रैल 2019 को। तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, रिजेक्शंस आउट वाउचर। तो 2 पीस है, मान लो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए या डैमेज हो गए हैं, तो डेफिनेटली बात है आप माल को रिटर्न करने वाले हो। जब आप माल को रिटर्न करोगे तो क्या होने वाला है, रिजेक्शन आउट वाउचर बनेगा, जिसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+F6। तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री के फीचर्स में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री के फीचर्स के अंदर आप क्या करना, कंपनीज की लिस्ट में से कंपनी का नेम सेलेक्ट कर लेना, जो भी कंपनी का नेम होगा उसमें से यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड द आउटवर्ड नोट्स को आप क्या कर देना, यस कर देना,
ठीक है। तो फीचर्स में से पहले आप इसको एक्टिवेट कर देना। फिर फीचर्स, इस फीचर को जब आपने एक्टिवेट कर दिया तो फिर हमारा इस ऑप्शन को आप सेव कर देना। जैसे कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल हम MS वर्ड की फाइल को सेव करते हैं, वहां पर शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S होती है। यहाँ पर शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A। तो Ctrl+A की हेल्प से जो भी आपने चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस हमारे क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो आप फिर से गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, इन्वेंट्री वाउचर पे जाना, तो यहाँ पर Alt+FC आपको यूज करना है। Alt+FC आपको क्यों यूज करना है, क्योंकि आपको रिजेक्शन आउट की अभी डेटा को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री का वाउचर क्रिएशन स्क्रीन अपीयर होने वाली है। तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो वहां पर आप पुट कर देना कि आप सामने वाली पार्टी को 2 लैपटॉप वापस देने जा रहे हो। तो ये सप्लायर का नेम आ गया, कौन से लैपटॉप थे, डेल के, ट्रैकिंग कब की थी, ऑर्डर नंबर क्या था, फिर ये 2 नंबर मतलब 2 लैपटॉप आप वापस भेजने वाले हो, रेट क्या था, वो रेट जो भी है आप लिखकर पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है। तो जो भी आइटम होगी वो आइटम आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से लिख देना, वो आइटम आपको उठानी पड़ेंगी। वो आइटम उठाने के बाद सिंपल सी बात है, वो हमारा आपका ऑर्डर वापस हो जाएगा। तो जो भी डिटेल्स है डिटेल्स आप भर देना। डिटेल्स भरने की बात मैंने आपको फिलहाल पहले डायलॉग बॉक्स में बताई दी है। तो यहाँ पर एंटर पे क्लिक करोगे और फिर कोई नरेशन फिल करनी है तो नरेशन फिल कर देना, मतलब कोई डिटेल अगर आप लिखना चाहते हो तो। उसके बाद एंटर की पे क्लिक करना और आपका वाउचर को आप क्या कर देना, सेव कर देना। की है वो है Alt+F5, मतलब व्हेन द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड। जब भी हमारे पास कस्टमर से एक ऑर्डर आता है गुड्स को सप्लाई करने के लिए, तो सेल ऑर्डर एंट्री हैज टू बी मेड फॉर द रिकॉर्ड द सेल। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सेल ऑर्डर नंबर कैन बी यूज्ड ऐसे क्वांटिटी, रेट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पेमेंट, ये सारी की सारी बातें अपने को इसमें लिखनी है। रेफरेंस है, ट्रैक नंबर है, ऑर्डर डिटेल है, डिलीवरी नोट है, ये सारी की सारी इसके अंदर होती है डिलीवरी नोट के अंदर। तो इसके अंदर क्वांटिटी, रेट्स, डिलीवरी हमने कैसे करनी है, पेमेंट कैसी होगी, सारी की सारी बातें लिखी होती है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल एंट्री कर रहे थे ना, पहले तो हम नॉर्मल एंट्री कर रहे थे, अभी इसका इन्वेंट्री पे भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री पे इफेक्ट करने की बात चल रही है, यहाँ पर भी ध्यान रखना। ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास ABC प्राइवेट लिमिटेड है, तो हमारे पास एक सेल्स का ऑर्डर आता है, 3 डेल के i5 लैपटॉप है और 2 शार्प 2900 कोई कोड है प्रिंटर का, ये हमको कस्टमर A से आया, तो 6/4/2019 को। ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सेल ऑर्डर का प्रोसेस अपने को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कहां से जाओगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, फीचर्स के ऑप्शन पे जाना, इन्वेंट्री के फीचर्स पे जाना, फिर आप कंपनीज की लिस्ट में से कंपनीज को सिलेक्ट कर लेना। कंपनीज की लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देखोगे कंपनी का डेटा खुल जाएगा, इन्वेंट्री के फीचर्स। तो यहां पर जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग के डेटा हैं, डिटेल्स हैं, यहां पर आप एक्टिवेट कर लेना। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जो भी फीचर्स हो यहां पर आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इन्वेंट्री के फीचर्स को लेकर। इसके बाद क्या करना हमारे बाद, इसके बाद अपने को सेल्स ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग है उस ऑप्शन को अपने को क्या करना है, एक्टिव कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन हो सकता है पहले से आपको नो मिले, बट आप इसको इनेबल कर लेना, यस कर लेना। यस करने के बाद आप क्या कर देना, Ctrl+A दबा देना। Ctrl+A दबा देने से क्या होगा, हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन हमने जो चेंजेस किए हैं ये सेव हो जाएगी। इसके बाद क्या करो, जो सेल्स का ऑर्डर आया हुआ था वो डिटेल डाल दो, जो भी कस्टमर से हमारे पास सेल्स की डिटेल्स आई थी वो डाल देना। तो सबसे पहले आप क्या करना, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, इन्वेंट्री के फीचर्स पे Alt+F5। ये बात मैंने आपको अभी बताई भी थी, ये सेल्स ऑर्डर के लिए होती है। हमारे पास स्क्रीन दिखाई देगी, स्क्रीन दिखाने के बाद आप वाउचर की जो भी डेट है चेंज कर देना। जो भी वाउचर आपके पास जिस भी डेट को ऑर्डर आया था वो लिख देना। F2 फंक्शन दबा देना। पार्टी का नेम, पार्टी का जो भी अकाउंट नेम है वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी कस्टमर का नेम है वो सिलेक्ट कर लेना लिस्ट में से। उसके बाद आप क्या करना, फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम A है, तो कस्टमर का नाम A है तो आप कस्टमर का नेम आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कस्टमर आपने पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर नया नया है, कस्टमर आपने पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ था, कस्टमर अब आपने अब क्रिएट करना है, तो आप स्क्रीन तो आपके सामने खुली हुई है, तो Alt+C को दबा देना। Alt+C दबा देने से वो नया कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। अगर कस्टमर पहले से है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट में से कस्टमर को उठा लेना और खड़े पैर पर आपको अब याद आ रहा है कि कस्टमर तो मैंने पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ था, अब क्रिएट करना है, काम करिए बीच में ही, तो आप Alt+C दबा देना, तो आप नया कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी बायर की डिटेल्स स्क्रीन आएंगी वो अपीयर हो जाएगी, मतलब जो खरीदने वाला बंदा है, बायर है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। बायर की स्क्रीन जब भी आएगी तो उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल इसके अंदर होती है।
डिस्पैच किसको करना है, एड्रेस क्या है, स्टेट कौन सा है, सेल्स टैक्स नंबर, ऑर्डर की डिटेल्स, पेमेंट कैसे होगी, चेक से होगी, कितने दिनों में डिलीवरी होनी है, ये सारी की सारी बातें आपके सामने आ जाती हैं। तो जो भी आपको लगता है कि जरूरी इंफॉर्मेशन है बायर की, सारी पुट कर देना। ऑर्डर का जो भी नंबर है वो डाल देना। सेल्स लेटर के अंदर भी आपकी एंट्री जाने वाली है, क्योंकि सेल्स तो होगी आपकी। फिर जो भी नेम ऑफ आइटम है, जो भी आइटम आपको डिलीवर करनी है वो आइटम आप देख लेना, क्योंकि ये डेल i5 के लैपटॉप थे तो आइटम एलोकेशन के अंदर देख लेना। तो आइटम एलोकेशन के अंदर आप ये देख लेना कि माल आप उठाने कहां से वाले हो, तो गोडाउन 1 में से या शॉप में से, तो देख लेना। तो ये लैपटॉप आप जहां जहां से उठाओगे वहां से उठा के सामने वाले को ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा जो भी आप डिटेल डालोगे, डिटेल डालने के बाद सिंपल सी बात है, जो भी ड्यू डेट है डिलीवरी की, गोडाउन से पेमेंट कहाँ से, गोडाउन में से माल उठाना है या शॉप से उठाना है वो भी देख लेना। ठीक है, तो जो भी वाउचर नंबर होगा वो आपका ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा, तो उसके बाद एंट्री की कर देना। तो हमारे पास यहाँ पर फिर इसी तरह से अपने को जो एक प्रिंटर की जो एंट्री थी, क्योंकि अपने को यहाँ पर जो ऑर्डर आया हुआ था वो लैपटॉप का भी आया हुआ था और प्रिंटर का भी आया हुआ था, तो आपने लैपटॉप की तो कर दी, अभी प्रिंटर की करनी है, तो प्रिंटर की भी आपको सेम करनी है। तो उसके बाद जो भी नरेशन होगी नरेशन पुट कर देना। उसके बाद क्या कर देना, सेव पे क्लिक कर देना, या वाई या एंटर करके, वाई पे क्लिक कर देना या एंटर पे कर देना। तो जो भी डिटेल होगी आप डिटेल फिल कर दोगे। अब है इसी तरह से हमारा डिलीवरी नोट। शॉर्टकट की क्या है इसका, अल्ट प्लस F8। ओके, आगे देखो हमारे पास है डिलीवरी के लिए अल्ट प्लस F8। तो डिलीवरी नोट वाउचर कैसे यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग गुड्स दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू ए कस्टमर, जब डिलीवर होनी है। इसके अंदर क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे ऑप्शन पे जाना, वही के वही ऑप्शन हमारे सेम फिर से वापस आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ तक के सारे ऑप्शन वापस आ रहे हैं। अपने को ट्रैकिंग नंबर इनेबल करना है, ठीक है, कंट्रोल ए करोगे तो सेव हो जाएगा। फिर गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, इन्वेंट्री वाउचर पे अल्ट प्लस F8। ठीक है, तो हमारे पास एक स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन के बाद आप F12 की पे जाना, F12 की के ऊपर आप क्या कर देना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सेट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, सेट डिफॉल्ट फॉर द ऑल बिल एलोकेशन टू द यस। तो ये कर देना हमारे पास। फिर आपने को क्या करनी है, डेट चेंज करनी है, जो भी रेफरेंस नंबर है वो डाल देना, पार्टी का नेम डाल देना। तो सारा डिटेल आपके सामने जो भी डिस्प्ले आएगी सारी डिटेल आप पुट कर देना। डिस्पैच की है, बायस की डिटेल है, स्टेट है, ये सारा का सारा डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप डालोगे तो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद क्या करना, डिटेल को आप सेव कर देना। ठीक है, तो वही का वही जो आपने डिटेल्स डालनी थी सारी की सारी डिटेल डाल देना। ऑर्डर नंबर है, लेजर है, नेम ऑफ आइटम है जो मैं आपको भी डायलॉग उसमें बता रहा था, ट्रैकिंग नंबर है ना, प्रिंटर का भी वही का वही है। डिलीवरी नोट के अंदर जैसे हमने लैपटॉप का डाला वैसे ही प्रिंटर का भी है, शार्प 2900 का जो प्रिंटर है। नरेशन डाल देना, तो सेम का सेम वही का वही प्रोसीजर आ रहा है, बस हमारी कीज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। की ओर, ठीक है, तो पेरोल का टॉपिक और कुछ इसके अंदर के ऑप्शन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो पेरोल क्या है, पेरोल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एक सीरीज है जो डील करती है एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज आपको पता है कि हमें काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं, तो काफ़ी सारी डिडक्शन करने के बाद, जैसे पीएफ की है, ईएसआई की है, टैक्सेस की डिडक्शन है, तो हमको उनको पेमेंट तो करनी होती है। तो उन पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शंस की एक लगा लो कि हमारे पास एक सीरीज है, उस सीरीज को इन्होंने क्या बोला है, पेरोल। तो पेरोल सिंपल सी बात है, क्या है पेरोल, सिंपल सी बात एक सीरीज है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी डिडक्शन करनी है वैधानिक है या जो संवैधानिक है। कुछ डिडक्शन कुछ प्लस माइनस अपने को करने होते हैं, उन प्लस माइनस को करने के बाद हमने को उन ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो कहता है कि टैली पेरोल इज इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग के साथ कनेक्टेड है। टू गिव द यूजर द बेनिफिट ऑफ सिंप्लीफाइड पेरोल प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग,
तो टैली पेरोल सपोर्ट कॉन्फ़िगर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर पे स्लिप प्रिंटिंग करनी है, फ्लेक्सिबल सैलरी है, अटेंडेंस है, लीव की बात है, ओवर टाइम की बात है, लीव ओवर टाइम रजिस्टर की बात है, ग्रेचुइटी है या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है, ये सारी की सारी बातें पेरोल के अंदर आ जाती है। पर पेरोल का ये सिस्टम अपने को पहले एक्टिव भी करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम टैली यूज करते हैं, सिस्टम अपने पास एक्टिव नहीं होते। जैसे इन्वेंट्री का एक्टिव नहीं था, स्टॉक आइटम के एक्टिव नहीं थे, तो वैसे ही अपने को ये सिस्टम एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए अपने को देखना है आगे। सबसे पहले इसके डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, पेरोल के क्या फीचर्स हैं टैली के अंदर। सबसे पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड है, अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है, और ये यूज करना बहुत ईजी है, सेटअप करना बहुत ईजी है, इसके रिजल्ट भी बहुत ईजी हैं। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने को यूजर डिफाइंड अर्निंग के लिए, और डिडक्शन पे हेड्स, डिडक्शंस आप इसके अंदर बहुत आसानी से शो कर सकते हो। इसके अंदर हम सैलरी को कंप्यूट करते हैं अटेंडेंस के बेस पर, टाइम के बेस पर, यूनिट के बेस पर, या अगर आपके पास सैलरी काउंट करनी है आपको किसी और क्राइटेरिया के बेस पर, तो उस अकॉर्डिंग भी आप सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमारे पास ये अनलिमिटेड ग्रुप्स हमको अलाउ करता है, किसके लिए, पेरोल मास्टर्स के। या पेरोल मास्टर का टॉपिक अभी आगे आएगा क्या है ये। तो इसके अंदर हमारे पास जो पेरोल प्रोसेसिंग पीरियड है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हमें ये यूनिक ऑटोफिल पेरोल प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। कुछ डेटा अपने पास भी फिल हो जाता है, बार बार अपने को मान लो कोई डेटा लगाना फिल करना है तो अपने आप ही उठा लेता है वो। इसके अंदर हम किसी इंप्लॉई से हमने लोन लिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, तो वो डेटा भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कुछ एरर्स है, पीछे से कुछ प्रॉब्लम्स है कैलकुलेशंस के अंदर, वो भी आप अलाउ कर सकते हो। ठीक है, आपने मान लो किसी को पहले सैलरी कम दी थी, अभी ज्यादा देनी है, ज्यादा दे दी थी, कम देनी है, कुछ पहले कट करना रह गया था, अभी कट करना है, तो वो सारी बातें भी आप चाहो तो अलाउ कर सकते हो। ग्रेच्युइटी की रिपोर्ट मिल जाती है, कुछ स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस है वो मिल जाता है, उसको आप कर सकते हो। प्रोविडेंट फंड को आप सेट कर सकते हो, और जो अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी सपोर्ट करता है। प्रोसेसिंग है या पे सैलरी है, ये सारे इसके फीचर हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पेरोल के लिए आपको क्या करना है, ये फीचर्स में जाकर आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन आपको एक्टिवेट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपको इस सेटअप का अगर बेनिफिट लेना है तो इसको एक्टिव तो करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फीचर्स के ऑप्शन में जाना, अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन में जाना। तो आप कंपनीज देख लेना कौन सी कंपनी का डाटा आपको एक्टिव करना है, तो जिस कंपनी की आपको पेरोल एक्टिव करना है तो एक्टिव कर लेना। तो कंपनी का नेम आपको लिखा हुआ आ जाएगा, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना, अकाउंटिंग फीचर के बाद आपको यहाँ पर पेरोल के जो भी ऑप्शन मिलेंगे आप उसको एक्टिवेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के हेड में। तो यहाँ पर मेंटेन पेरोल या मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर अपने को दो ऑप्शन अपने को एक्टिव कर रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास नो होते हैं, आप इन दोनों ऑप्शन को क्या कर देना, अपने को एक्टिव कर देना है, यस के ऑप्शन में डाल देना। यस ऑप्शन क्लिक करते हैं हमारे पास से एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को मान लो दो ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं, मेंटेन पेरोल को एक्टिव करना है और मोर देन वन पेरोल को एक्टिवेट करना है, या जिसको हम कॉस्ट कैटेगरी से। ये दोनों ऑप्शन जब आप एक्टिव कर दो तो आपको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए जो भी चेंजेस किए हैं उसके लिए आप क्या कर देना, वाई पे क्लिक कर देना या एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, एंटर पे क्लिक कर देना एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, फिर अगर आपको कुछ और सेटिंग्स करनी है तो अपने को जाना पड़ेगा पेरोल की अभी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग के अंदर, क्योंकि कुछ सेटिंग्स अभी आपको करनी होती है। क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया है, पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट किया है, पेरोल का ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है तो गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे अब आपको पेरोल का ऑप्शन भी दिखा रहा होगा, वो डार्क हो गया होगा। तो अब पेरोल के ऑप्शन के अंदर आप जाकर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस आप कर सकते हो। तो चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना है, F12 कॉन्फ़िगर करना है और पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे भी जाना है। तो पेरोल कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन मिलेंगे। इन 6 ऑप्शंस को आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आप इसको यस नो करके रख सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शन है ये, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ऐड नोट्स का, ऐड नोट का ऑप्शन। ऐड नोट के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी इंप्लॉय की एडिशनल इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उस इंप्लॉय के रिगार्डिंग आप रख सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो यस कर देना, अदरवाइज उस ऑप्शन को आप नो रहने देना। फिर दूसरा है शो नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अगर उस पर्सन का कोई
नेशनल इंश्योरेंस का करवाया हुआ है, अगर आप उसको यस करना चाहते हो तो यस कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ, अगर आप उसको नो के ऑप्शन रखना है तो उसको आप नो करके रख दो। इसी तरह से है थर्ड ऑप्शन, अगर इस इंप्लॉई के पास कोई पासपोर्ट है, पासपोर्ट की डिटेल अगर आपके पास है तो पासपोर्ट की डिटेल भी आप भर सकते हो। पासपोर्ट कब का बना हुआ है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, पासपोर्ट रखने वाले बंदे का नाम क्या है, ये सारी डिटेल भी अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो आप एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नो करना है तो नो भी कर सकते हो। फिर है कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें मान लो इंप्लॉई की कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है या घर के नंबर है, वट जो भी है वो भी अगर आपको रखना है, आप इंप्लॉइज के रखना चाहते हो तो यस कर देना, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, नो रखने देना। इसी तरह से शो रिजाइंड या रिटायर्ड इंप्लॉइज, जो भी आपके फर्म में से इंप्लॉइज रिटायर हो चुके हैं या रिजाइन देके जा चुके हैं, क्या आपको उनका डेटा भी दिखाना है? अगर आप देखना चाहते हो उनका डेटा भी साथ साथ तो यस कर देना। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये ऑप्शन को आप नो रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने को क्या मतलब, जो रिटायर होके जा चुके हैं, जो रिजाइन देके जा चुके हैं। तो फिर भी अगर आपको सहूलियत चाहिए अपने अकॉर्डिंग कि हम उन लोगों का भी डेटा देखना चाहते हैं जो रिजाइन दे चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो इस ऑप्शन को आप यस कर लेना। फिलहाल इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन को क्या रखा हुआ है, नो रखा हुआ है। फिर लास्ट ऑप्शन, शो इंप्लॉई डिस्प्ले नेम, आप इंप्लॉई का अगर डिस्प्ले नेम देखना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। तो इस ऑप्शन को यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देना, इंप्लॉई का नेम अगर आप देखना चाहते हो तो। अब बात आती है कि अगर अपने को पेरोल के अंदर कुछ स्टैच्यूरी या टैक्स वाले फीचर अगर एक्टिवेट करने हैं तो, स्टैच्यूरी मतलब वैधानिक, मतलब कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो कानून के दायरे में होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा कह लो, जरूरी है एक्टिव करने। तो उन ऑप्शन को अगर आपको एक्टिवेट करना है या ऐसे ऑप्शन को एक्टिवेट करना है जो टैक्स से रिलेटेड है, तो वो एक्टिवेट कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फीचर्स के ऑप्शन में जाना, वहां पर आपको फीचर मिल जाएंगे स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन के ऑप्शन। तो जैसे ही आपको उसके पर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर्स की एक स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी। जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी का डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, उसी कंपनी की आपको स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन से रिलेटेड अपने को डेटा मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा इनेबल पेरोल स्टैच्यूरी, जो भी आपको आपने उसको यस करना है तो यस कर देना, तो जो भी जरूरी वाले फीचर होंगे वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन को क्या कर देना, इनेबल कर देना। तो इनेबल का ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो, इनेबल करना है तो यस कर देना, फिर इसके बाद भी जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी आप यस कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेट करना है। पहला ऑप्शन कौन सा है, इनेबल पेरोल स्टैच्यूरी को यस कर देना। फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो है सेट या अल्टर पेरोल स्टैच्यूरी डिटेल्स, मतलब उस डिटेल के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं इन फ्यूचर, ये अभी करना चाहते हो तो उसमें उसको भी यस कर देना। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस नहीं करने, सेकंड वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, नो पड़े रहने देना, अदरवाइज आपको दोनों ऑप्शन को क्या करना होगा, यस करना होगा। तो जो भी आपने चेंजेस करने थे कर लिए, ओके, आपके अकॉर्डिंग काम हो गया। उसके बाद आप क्या कर दो, इसको सेव कर दो। सेव करने के लिए वाई दबा दो या एंटर दबा दो। तो जैसे ही आप वाई या एंटर दबाओगे तो हमारे पास एक स्क्रीन हो जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर आपको क्या नाम दिया इन्होंने, पेरोल स्टैच्यूरी डिटेल्स। तो पेरोल स्टैच्यूरी की जो भी डिटेल होगी आप देख लेना। तो यहां पर आप जो भी डिटेल आपको पता है फाइल करने लायक है आपके, तो वो फाइल कर लेना। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड के बारे में है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में है, टैक्स की डिटेल है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप फिल कर दो। उसके बाद दबा देना कंट्रोल ए सेव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। चलो आगे देख लेते हैं। ये है स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन। कहता है कि टैली जो ERP 9 है ना, वो काफी सारे अपने फीचर्स देती है टैक्सेशन को लेकर, वेरियस टैक्सेस को लेकर। तो इसके अंदर हम GST, TDS और TCS ये सारे इनेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये फीचर इनेबल करना पड़ेगा, अपने को ऑप्शन इन द स्टैच्यूरी टैक्सेशन स्क्रीन के अंदर जाकर। तो हमारे पास जो ऑप्शन एक्टिवेट करना है उसके लिए फिर से आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फीचर्स में जाओ, स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए आप कर रहे हो उस कंपनी का आप डेटा आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन इंफॉर्मेशन के जो भी डेटा है
वो अगर आपको एक्टिवेट करने हैं तो एक्टिवेट कर लो। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, जिन भी ऑप्शन को आप एक्टिवेट करना चाहते हो एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो इनेबल कर देना, कंट्रोल ए से आप सेव कर देना। तो हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस की डिटेल अपने को यहाँ पर दे रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो डेफिनेटली हम जीएसटी की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। फिर जीएसटी के रिगार्डिंग अगर आपको उस पर कुछ इंफॉर्मेशन में चेंज करना पड़ सकता है, आपको लग रहा है, तो आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे भी यस कर देना है। अगर आपको लगता है कि भी जीएसटी रेट आपको फिक्स ही रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप क्या कर देना, यस कर देना। फिर इसी तरह से अपना वेट का ऑप्शन है, वैल्यू एडिड टैक्स, तो ये ऑप्शन भी अगर आपको यस कर देना है, जरूरत है, तो आप इसको इनेबल कर देना। फिर अगर आपको लगता है कि बाद में वेट की डिटेल्स में अगर आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं तो आप इसको भी यस कर देना अल्टर के अंदर। एक्साइज का ऑप्शन इसी तरह से, एक्साइज के ऑप्शन के अंदर आपको यस कर देना है अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज नो रखा रहने दो। अगर आप इसको यस करते हो तो उसके बाद अल्टर का ऑप्शन भी अगर आपको यूज करना है तो इसको भी यस कर देना। इसी तरह से सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स के ऑप्शन को अगर आप यस करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर्विस टैक्स के अंदर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं डिटेल्स के अंदर, तो आप क्या कर देना, इसके अंदर भी यस कर देना। फिर टीडीएस का ऑप्शन है, टीडीएस के ऑप्शन के अंदर आपको लगता है कि जरूरत है तो यस कर दो। और फिर टीडीएस के ऑप्शन में भी अगर आपको लगता है कि बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं तो इसके भी यस कर दो। इसी तरह से हमारा टीसीएस का ऑप्शन है, टीसीएस के ऑप्शन को एक्टिव करना फिर चेंज करना, अल्टर का ऑप्शन। फिर पैन कार्ड या इनकम टैक्स नंबर है, अगर आपको एंटर करना है या अपडेट करना है, कंपनी का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर पता है ना आप सबको, वो अगर आपको डालना है या चेंज करना है तो वो कर सकते हो। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जिसको हम बोलते हैं CIN, तो वो भी अगर आपको एंटर करना है या अपडेट करना है कंपनी का, क्या कॉर्पोरेट जो हमारा आइडेंटिटी नंबर होता है, तो अगर आपको एंटर करना है या चेंज करना है तो वो दोनों कर सकते हो। तो ये वाली जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, क्यों बताई है, ये सारी डिटेल रियलिटी में यहाँ पे थी, किसमें थी, यहाँ पर। ये वाले सारे ऑप्शन इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं भाई। उसके अंदर अगर आपको इनेबल करना है फिर वो ऑल्टर लगाना है तो आप कर सकते हो। तो ये हमारा, हमने उसमें जो ऑप्शन हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमको चाहिए वो आप एक्टिव कर लो, सिंपल सी बात। अगला जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है पेरोल मास्टर। ठीक है, तो पेरोल मास्टर के लिए अपने को क्या जाना है, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना है और अपने को सिलेक्ट करना है पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन का ये ऐसा लगा लो कि एक विंडो खुल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास है एम्प्लॉइज कैटेगरी, एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स, वाउचर टाइप्स, क्विट, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास 4 टाइप के मास्टर आएंगे। एम्प्लॉइज मास्टर, ठीक है, तो जैसे आप एम्प्लॉइज मास्टर को देखोगे तो हमारे पास 4 टाइप के मास्टर्स है। एम्प्लॉइज मास्टर, तो एम्प्लॉइज मास्टर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किस किस का डेटा, एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, लोकेशन, फंक्शन, एम्प्लॉय की बैंक डिटेल, एम्प्लॉय की कोई स्टैट्यूटरी डिटेल्स है, पासपोर्ट की है, वीजा की डिटेल है, सारी की सारी डिटेल अगर आप चाहो तो टैली ERP 9 के अंदर एम्प्लॉइज की डेटा को लेकर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एम्प्लॉय की कैटेगरी डालनी है, एम्प्लॉय का ग्रुप कौन सा होगा, कौन कौन सी एम्प्लॉइज होंगी, ये सारी की सारी डिटेल आप फाइंड आउट करके यहां पर लिख सकते हो। फिर है पेरोल मास्टर। पेरोल मास्टर भी आप टैली ERP 9 के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो होता है सिंपल पेरोल और एक होता है कंप्यूटर पेरोल यूनिट्स। तो सिंपल पेरोल यूनिट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल यूनिट्स बनती है, जैसे आप कैसे काउंट कर सकते हो, डे के अंदर, वीक के अंदर, मंथ में, आवर्स में, पीसीज में, बॉक्स में, नंबर्स में, एटसेट्रा। और कंप्यूटर पेरोल की बात करो तो कंप्यूटर पेरोल के अंदर अपने पास ये 2 का कॉम्बिनेशन यूनिट है। कैसे, 1 आवर के अंदर 60 मिनट या मंथ के अंदर या डेज के अंदर 8 घंटे, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह हमारा सैलरी का है। अब बात करते हैं कि पेरोल का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। तो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, पेरोल मास्टर क्रिएट कर सकते हो, पेबल लेजर क्रिएट कर सकते हो, अटेंडेंस प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे अपने पास क्या है, पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है,
तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था, क्रिएट, अगर आपको पेरोल मास्टर में जाना है तो क्रिएट एम्प्लॉइज मास्टर, पेरोल मास्टर, पे हेड मास्टर एंड द सैलरी, जो 4 नेम अभी ऊपर आ रहे थे उन्हीं की क्रिएट करने की बात कर रहा है। फिर क्रिएट पेएबल लेजर, इसके अंदर क्या है, सैलरी पेएबल लेजर इज ए यूज टू स्टोर सैलरी पेएबल, जो भी हमको एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी होती है उसको लेकर है। इसी तरह से पीएफ पेएबल है, ईएसआई का है, ये सारी बातें भी आप, बोनस की बात है ये भी आप एक्टिवेट देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अटेंडेंस की बात है, अटेंडेंस भी आप अपने आप से देख लेना। अटेंडेंस के अंदर जैसे अनपेड लीव है या पेड लीव है, ये ओवर टाइम की बात है, ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती हैं। फिर है पेरोल प्रोसेसिंग, इसके अंदर आप सैलरी किसी स्पेसिफिक मंथ की है या पार्टिकुलर किसी मंथ की है या सारी एम्प्लॉइज की है, इसके अंदर वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये टॉपिक भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्रिएटिंग एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज का अगर अपने को ग्रुप क्रिएट करना है, एम्प्लॉइज का क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। क्रिएटिंग एम्प्लॉइज ग्रुप, ठीक है, एम्प्लॉय के जो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। तो कहते हैं कंपनीज के अंदर ना मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, डिविजन्स होती हैं, काफी सारे एक्टिविटी सेंटर होते हैं ग्रुप्स को लेकर। ठीक है, तो उसके लिए हमको काफी सारे एम्प्लॉइज के ग्रुप की जरूरत होती है, ताकि हम इंडिविजुअल्स को हम क्लासीफाई कर सकें, एम्प्लॉइज को एक स्पेसिफाइक ग्रुप के अंडर में। ठीक है, जैसे अपने को पता है कि एक सिंपल सा एम्प्लॉइज की अगर नाम की बात करूं, जैसे अपने पास एम्प्लॉइज है, मान लो यहाँ पर 3, मनीष है, आशीष है, करण है। मनीष है मार्केटिंग में, आशीष है अकाउंट्स में, करण है सेल्स में। तो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है। तो अपने को क्या करना है, मान लो एम्प्लॉइज का ग्रुप क्रिएट करना है, तो एम्प्लॉइज के ग्रुप अपने को क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पे जाना, पेरोल तो हमने एक्टिवेट कर ही दिया था, अब पेरोल तो एक्टिवेट हो चुका था, तो पेरोल की इन्फॉर्मेशन जाना, तो एम्प्लॉइज के ग्रुप पे जाना, वहां पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। एम्प्लॉइज ग्रुप के जब ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर अपने को एक डिस्प्ले हमारे पास सामने आ जाएगी। डिस्प्ले के अकॉर्डिंग क्या करना, आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कर देना। ठीक है, तो कैटेगरी डाल देना। पहले तो कैटेगरी में क्या डालोगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और जो नेम है हमारे पास ग्रुप का, वो ग्रुप का नेम यहाँ पे डाल देना। जैसे पहला ग्रुप हमने बनाना है मार्केटिंग का, और दूसरा ग्रुप बनाना है अगर आपको अकाउंट्स का, तो यहाँ पर अकाउंट्स आ जाएगा। तीसरा ग्रुप अगर आपको सेल्स का बनाना है तो सेल्स का आ जाएगा। तो सारा का सारा आप डाल देना। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद क्या कर देना, इंफॉर्मेशन को अगर सेव करना है तो वाई पे क्लिक या एंटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने मार्केटिंग का ग्रुप बनाया, तो वैसे ही ये यहाँ पर वही बात रिपीट कर रहा है कि अगर आपको अकाउंट्स का या सेल्स का ग्रुप बनाना है ना एम्प्लॉइज को लेकर, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ग्रुप आपके बन जाएंगे, बस लास्ट में क्या कर देना, उसको सेव कर देना। ठीक है, फिर अब बात है क्रिएशन ऑफ पे हेड्स। पे हेड्स के अंदर क्या मतलब, कहता है किसी भी एम्प्लॉइज को अगर मैंने सैलरी देनी होती है, ये काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर बेसिक सैलरी आती है, डीए आता है, एचआरए आता है, ओवर टाइम आता है, ग्रेचुइटी आती है, लोन, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, कमीशन, सारी की सारी आती हैं। तो देख लेना ये पे हेड्स कौन कौन सी अकॉर्डिंग बनने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास अगर बेसिक की सैलरी की बात करूं, बेसिक सैलरी हमारी क्या है, अर्निंग फॉर द एम्प्लॉइज। फिर अगर मैं डीए की बात करूं, डीए आप कैसे काउंट करते हो, डीए भी रियलिटी में एम्प्लॉइज की अर्निंग में काउंट होती है, पर ये बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट होता है। फॉर एग्जांपल डीए हमारा बेसिक सैलरी का हम 9% लेके चल रहे हैं। वैसे अगर मैं एचआरए काउंट करूं, एचआरए जब हम एम्प्लॉइज को देते हैं तो वो सैलरी में मिला के दे देते हैं, पर एचआरए रियलिटी में बेसिक सैलरी का ही काउंट करते हैं, कितना, 10%। वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओवर टाइम की बात करें, अब ओवर टाइम तो हम भी देते तो हैं ही सही, पर ये आवर्स के बेस पर होता है, मतलब जितने फालतू बंदा वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग। प्रोविडेंट फंड की बात करें, प्रोविडेंट फंड कैसे होगी, एम्प्लॉय की जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं, जो वैधानिक है, वैधानिक जो रूल, जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होगी। वो कैसे होगा, मान लो बेसिक सैलरी का वो 10% है। फिर एम्प्लॉइज का जो ईएसआई है, ईएसआई कैसे कटता है, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए उन्होंने लिखा कि एम्प्लॉइज की जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये उसकी इनकम का 1.75% है। फिर लोन्स की बात करें तो लोन किसके अंडर में आएगा, लोन एडवांसेस में। बोनस, बोनस पहले से जो डिफाइन करती है कंपनी, वो ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी में डाल दी। पेंशन की बात करें तो पेंशन कैसे आएगी, ये भी एम्प्लॉयर का जो स्टैट्यूटरी होता है, ये तो थी एम्प्लॉय की। और पेंशन कैसे मिलती है, पेंशन मिलती है एम्प्लॉयर का जो वैधानिक बना हुआ कंट्रीब्यूशन है वो, जैसे बेसिक सैलरी का 10% एंड डीए, डीए और सैलरी
डीए और सैलरी को टोटल करके उसको 10% इन्होंने वैसे एज्यूम किया हुआ है ईपीएस। फिर कमीशन की बात करें, कमीशन तो फिक्स कर सकता है, एम्प्लॉयर फिक्स करता है, तो कुछ पता तो होता नहीं है उसका। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास ये है पे हेड्स। तो जैसे पे हेड्स में सबसे पहले बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी की। अब बेसिक सैलरी का अगर अपने को हेड क्रिएट करना है तो कैसे आएगा? सबसे पहले आप जाना गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना, पेरोल इन्फॉर्मेशन जाना, पे हेड्स के ऑप्शन में जाना, वहां पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। जब क्रिएट का ऑप्शन आएगा तो इस तरह से आपकी एक पूरी की पूरी विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर सबसे पहले नेम है ऊपर, जैसे नेम के अंदर आप बेसिक सैलरी लिख सकते हो। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आप पे हेड की जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये पे हेड की इंफॉर्मेशन है, पे हेड की इंफॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हो। आपको उनके अमाउंट को राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर सकते हो। कोई ओपनिंग बैलेंस उस पर्सन से रिलेटेड है या नहीं होगा, ये भी आप लिख सकते हो। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी लिखा है तो यहीं पर ये बता रहे हैं कि सबसे पहले पे हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी की बात करेंगे। फिर अर्निंग फॉर द एम्प्लॉइज, फिर इनकम का टैग फिक्स, फिर कौन से ग्रुप में डाला है, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसेस अंडर द ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिर सेट यस इफेक्ट नेट सैलरी, क्या ये बेसिक सैलरी नेट सैलरी को इफेक्ट करेगी, व्हाटएवर जो भी है आप इन ऑप्शन को यस नो करना है तो लिख सकते हो। फिर आपको एक कैलकुलेशन कैसे करनी है अटेंडेंस के बेस पर, तो वो भी आप देख लेना। तो सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल, अगर आपको अटेंडेंस के बेस पर, लीव के बेस पर करना है, विद लीव पे करना है तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपने कैलकुलेशन के अंदर डालनी हो तो अपने पास ये 4-5 ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन के अंदर देख लेना कैसे आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारे जो ऑप्शन थे उसके अंदर अनपेड लीव का था, सिलेक्ट अनपेड लीव एज लीव विदाउट पे। लीव बंदा अगर लेगा तो उसको पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बात आ रही है 9th ऑप्शन में। इसमें हम मंथ्स या हमारा कैलकुलेशन का पीरियड हो सकता है। फिर इसके अंदर आपको कैलेंडर पीरियड लेके चलना है कैलकुलेशंस के लिए, वो देख लेना। फिर नॉर्मल राउंडिंग की बात आ रही है, राउंडिंग मेथड, जैसे ऐसे क्या होता है ना, कभी कभी आंसर हमारा कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, अपने को राउंड ऑफ आगे करना है, पीछे करना है, हायर राउंड ऑफ करना है, पीछे मतलब कम की तरफ करना है। जैसे आंसर हमारे पास आ रहा है 999, इसको राउंड ऑफ कैसे करें, 1000 तक कर दें। 999 को या तो आप 990 तक लेके जाओ, तो राउंड ऑफ आगे होना है पीछे होना है, तो ये नॉर्मल राउंडिंग इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर राउंडिंग मेथड के अंदर देखें तो अगर आप नॉट एप्लीकेबल मेथड सेलेक्ट करते हो तो राउंड ऑफ आपका नहीं होने वाला। डाउनवर्ड राउंडिंग को चुनोगे तो हमारा लोअर वैल्यू पे आएगा, नॉर्मल के अंदर नियरेस्ट वैल्यू पे आएगा, अपवर्ड के अंदर जो अगली वाली जो हायर वैल्यू होगी उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर राउंड आउट भी कर सकते हो। राउंडिंग फिगर के बाद आपको वाई पे क्लिक करना है, सारा डिटेल अगर आपको सेव करना है तो। इसके बाद हमारा पास है डीए का, ये पे हेड्स के अंदर जैसे हमने बेसिक सैलरी की बात की है वैसे डियरनेस अलाउंस की बात है, डीए। तो डीए को भी अगर आपको एक्टिवेट करना है तो डीए को भी वही सेम फीचर्स में जाकर आपको एक्टिवेट करना होगा। कौन से फंक्शंस हैं, गेटवे ऑफ टैली पे गए, पेरोल इंफॉर्मेशन पे गए, आपका जो पे हेड्स का ऑप्शन है वहां पे क्रिएट का ऑप्शन है। तो पे हेड क्रिएशन की जो स्क्रीन है यहां पर आपको शो होती है। तो यहां पर आप जो भी डीए का जो भी है आप उसको सेट कर सकते हो। हालांकि यहां पर आप लिखना चाहो तो पूरा का पूरा नाम लिख सकते हो डियरनेस अलाउंस, पर अगर आपको इसका कोई शॉर्टकट नेम लिखना है कि ये डिस्प्ले में कैसे दिखे, काम करते हुए आपको जल्दी कैसे दिखे, तो आप डियरनेस अलाउंस की जगह डीए बोले तो डियरनेस अलाउंस को शॉर्टकट में डीए की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन आपसे पूछ लेगा। अब इस विंडो में कौन कौन से ऑप्शन है ये आपको डिटेल में बता रहा है। तो सबसे पहले आपको डियरनेस अलाउंस लिखने के लिए कहा गया था, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे ऊपर आप डियरनेस अलाउंस लिख दोगे। फिर इसमें क्या करोगे, सिलेक्ट अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पे हेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम डियरनेस अलाउंस की बात कर रहे थे तो ये किस में आ रहा था, ये आ रहा था अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज के ऑप्शन में। जैसे कुछ ऑप्शन आ रहे थे एम्प्लॉइज स्टैचुरी या एम्प्लॉयर स्टैचुरी, वैसे जब हम डियरनेस अलाउंस को स्टडी कर रहे थे एक ही टेबल के अंदर, उस टेबल में हमारे पास क्या ऑप्शन था, ये हमारे पास ये ऑप्शन था अर्निंग के अंडर में, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज का ऑप्शन है। फिर इनकम टैक्स कौन सी होगी, सॉरी इसकी इनकम कैसी होगी, ये फिक्स टाइप की होगी। ग्रुप कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जब भी आप एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह पे करते हो तो वो किस में आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है ना। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। तो सैलरी में अगर आपको चेंजेस करने हैं, डीए में कुछ चेंजेस करने हैं, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो हमारे पास अल्टर इफेक्ट आएगा, सेट यस इफेक्ट नेट सैलरी।
फिर ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी, कंप्यूटेड वैल्यू। फिर नॉर्मल राउंडिंग आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, जो भी फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला देख लेना कंप्यूट फील्ड के अंदर। तो हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन दिख जाएगी ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, फंक्शन पे हेड, बेसिक सैलरी या ऐड पे हेड। तो इन द कंप्यूट स्क्रीन, ये हमारे पास ये कंप्यूट स्क्रीन है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी को, एस पे ऐड पे हेड। तो यहाँ पे जो ऐड पे हेड है ना, इसकी जगह आपको किसको सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी को। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पे हेड फंक्शन को, एंड प्रेस एंटर की, और नाउ एंड द लिस्ट पे क्लिक कर देना। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, देख लेना कौन सी डेट से इफेक्ट करना है, परसेंटेज क्या होगी, स्लैब रेट क्या होगी, वट जो भी आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद सिंपल सी बात है, जब आप सारा डेटा यहाँ पर आप फीड कर देते हो तो उसके बाद आप क्या करना, वाई पे क्लिक कर देना या एंटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये डीए का हुआ। डीए के बाद अपने पास बात जो आ रही है आगे, पेरोल्स के अंदर ओवर टाइम की। ओवर टाइम के बारे में आपको पता है, कोई भी इंप्लॉय जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करता है अपने टाइमिंग के बाद भी, दैट इज ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का ऑप्शन भी है अपने पास पेरोल में, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हो तो ओवर टाइम का ऑप्शन भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे एक्टिवेट करोगे, गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, ठीक है, पेरोल इंफॉर्मेशन होगा, पे हेड्स का ऑप्शन होगा, तो वहां पे क्रिएट कर देना, पे हेड्स के अंडर में क्रिएट कर देना। जब क्रिएट करोगे तो क्या ऑप्शन क्रिएट करोगे, यहाँ पर आप नेम लिख देना, जैसे हमने पहले डीए का या बेसिक सैलरी का अलाउ किया था ना, वैसे ही अभी ओवर टाइम का भी सिलेक्ट कर देना। तो ये पे हेड टाइप कौन सा होगा, पे हेड टाइप हमारा कौन सा है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। अब इनकम टाइप कौन सी है, वेरिएबल है, क्योंकि ओवर टाइम जितना करेगा उतना ज्यादा, कम करेगा तो कम, इसलिए ये इनकम अपने को वेरिएबल दिखानी पड़ेगी। अंडर कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जैसे हम सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाते हैं वैसे ही हमारे पास ये ओवर टाइम भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर दिखाना है कि ये नेट सैलरी को क्या इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब आप सैलरी दोगे सैलरी के अंदर आपकी ओवर टाइम तो ऐड हो ही जाएगा, तो उसके अंदर आप क्या कर देना, यस को कर देना। तो आपको अब ये भी पूछ रहा है कि ये ओवर टाइम का नेम आपको डिस्प्ले पे कैसे दिखाना है, तो ओवर टाइम को हो सके तो ओवर टाइम ही दिखा लेना, या शॉर्टकट के अंदर आपको ओटी दिखाना है तो ओटी दिखा लो, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। करेंसी कौन सी होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, इनकम टैक्स की डिटेल है क्या, कैलकुलेशन टाइम, प्रोडक्शन टाइम, ये सारी की सारी बातें जो भी आप डालनी है डाल दो। उसके बाद क्या कर देना, इसके ऊपर यस कर देना या एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने जो मैंने आपको बताई वही सारी की सारी बातें इन्होंने बताई। फिर बात आ रही है प्रोविडेंट फंड की, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का भी ऑप्शन अपने को वैसे ही एक्टिवेट करना है, जैसे ऑप्शन हमने अभी एक्टिवेट किए हैं डीए का, बेसिक सैलरी का, आगे है हमारा प्रोविडेंट फंड। जैसे हमने बाकी क्रिएट किए हैं वैसे ही प्रोविडेंट फंड का टॉपिक है। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर भी अपने को क्या जाना है, गेटवे ऑफ टैली, पेरोल इंफॉर्मेशन, पे हेड्स के अंदर अपने को क्रिएट करना है। कौन सा क्रिएट करना है, अपने को भी प्रोविडेंट फंड का क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो प्रोविडेंट फंड, ऊपर प्रोविडेंट फंड लिख सकते हो। शॉर्टकट के अंदर आपको पता है कि इसको आप इसको पीएफ बोलते हो, तो आप जो भी इसको शॉर्टकट नेम भी देना चाहते हो ना डिस्प्ले स्क्रीन के लिए, तो आप इसको शॉर्टकट नेम भी दे सकते हो, क्योंकि आपसे पूछता है यहाँ पर, ठीक है, कि इसके ऊपर कौन सा नाम आएगा। तो ये लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसके बाद जो भी ऑप्शन अगर आपको फिल करने हैं कर सकते हो। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर आप पे हेड के नीचे प्रोविडेंट फंड के लिख लो, ये एम्प्लॉय की स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है तो उसके हेडर में जाएगा। अदरवाइज पिछली बार हम कहाँ दिखा रहे थे, कोई और हेड दिखा रहे थे, ठीक है, सैलरी से कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर पीएफ का अकाउंट है, स्टैट्यूटरी पे टाइप लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा आएगा, ये करंट लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, इन द फील्ड अंडर, कौन सी फील्ड के अंडर में आएगा, करंट लायबिलिटी में। ग्रुप कौन सा बनेगा, करंट लायबिलिटीज का। तो ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो देख लेना, यस नो के अंदर कर देना। फिर ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको शॉर्टकट में पीएफ दिखाना है तो दिखा सकते हो। सिलेक्टेड कंप्यूटेड वैल्यू, कैलकुलेशन टाइप, ये नॉर्मल राउंडिंग या जो भी राउंडिंग करनी है। फिर जो भी स्पेसिफाइड फॉर्मूला है वो भी आप लिख सकते हो। तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला जो भी होगा वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूट की स्क्रीन आ जाएगी। कंप्यूट की स्क्रीन के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी लिख देना। यहाँ पर जो यहाँ पे जो ऐड पे ऐड है ना, यहाँ पे बेसिक सैलरी, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही वो पीएफ प्लस माइनस होता रहता है।
उसके बाद जब सिलेक्ट कर लो तो उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट कर देना। ठीक है, तो जो भी आपकी स्लैब रेट चल रही हो, परसेंटेज हो, तो उसको वो सिलेक्ट कर लेना। जब सारी इंफॉर्मेशन आप डाल दो, 10% है, कितना भी है वो आप डाल देना वैल्यू फील्ड के अंदर। उसके बाद क्या कर देना, एंटर कर देना। वाई कर देना या एंटर कर देना, एक ही बात है। अब ये वाई वाला और एंटर वाला टॉपिक बार बार आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं ईएसआई। तो ये भी अपने को वैसे ही क्रिएट करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, पेरोल इन्फॉर्मेशन जाना, पे हेड्स में जाना, क्रिएट करना। तो ये ईएसआई रियलिटी में जो रेगुलर इनकम होती है उनका कितना होता है, 1.75%। 1.75%। तो ये एम्प्लॉयर की उसमें से ही जो हमारी जो इनकम होती है रेगुलर इनकम, उसमें से ही कटता है 1.75%। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही आपको वहीं से वापस क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर आप जो भी डिटेल डालना चाहते हो डाल देना। फिर वही आपसे पूछ रहा है कि क्या ये नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, यस कर देना। इस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को शॉर्टकट में कैसे दिखाना चाहते हो, ईएसआई के अकॉर्डिंग, तो ईएसआई यहाँ पे वर्ड यूज कर देना। लेजर की कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी करेंसी होगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पर शो करानी है तो करा देना। इसके बाद हमको फिर से यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। राउंडिंग करनी है, स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, ये सारी बातें हमारी फिर से वापस चेंज हो के आ रही हैं। यहाँ पे फिर से हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन आ गई है। कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हमारे पास देख लेना, जो भी डेटा आपको यहाँ फीड करना हो कर लेना। अगर जो भी आपकी इफेक्टिव परसेंटेज की रेट है, कौन सी डेट से है, ये जनरली 1.75% होती है। तो अदरवाइज अगर आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है तो वो भरनी हो, वैसे आप काम करके देख रहे हैं तो फिल करके देख लेना। फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपको लगे कि डेटा सेव हो गया तो क्या कर देना, वाई पे एंटर कर देना या सेव। वाई से करोगे तो एंटर करोगे, वही पुरानी वाली बात आ गई, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, डेटा सेव हो जाएगा। फिर बात आती है लोन की बात। ये बात आपको पता है कि इंप्लॉइज कभी कभी हमको लोन लेते भी हैं देते भी हैं, तो अपने को इंप्लॉइज से रिलेटेड लोन का डेटा भी अपने को रिकॉर्ड करना होता है। किसका डेटा, इंप्लॉइज के लोन को लेकर। तो इंप्लॉइज के लोन्स को लेकर जब आप डेटा रिकॉर्ड करते हो तो वो हमारा लोन का भी पे हेड के अंदर बन जाता है। तो वही ऑप्शन अपने को फॉलो करने हैं। फिर से गेटवे ऑफ टैली में गए, पेरोल इंफॉर्मेशन में गए, पे हेड्स में गए, क्रिएट के ऑप्शन में गए। तो यहाँ पर आपने देखना ना कौन कौन से इंप्लॉइज को आपने लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप हेड का नेम क्या लिखोगे, लोन टू इंप्लॉइज। हेड का नेम हो गया लोन टू इंप्लॉइज। फिर क्या सैलरी को इफेक्ट करेगा, यस नो करना कर लेना। डिस्प्ले के अंदर कैसे शो होगा, जो पे स्लिप होगी उसके अंदर आप लोन का ऑप्शन लगाओगे। जो भी कैलकुलेशन की टाइप है, पीरियड है, मंथ है, जो भी डेटा आपको फीड करना है, चेंज करना है तो कर सकते हो। तो आपको वही बता रहा है जो अभी विंडो में था। क्या लोन टू इंप्लॉइज आपने लिखा, कौन से हेड में आएगा, ये लोन एंड एडवांसेस के हेड में आएगा। ठीक है, और अगर हमने लोन वगैरह दिया लिया हुआ है तो वो आप देख लेना। फिर सैलरी को क्या इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर यस का ऑप्शन है। फ्लैट रेट कैलकुलेशन की मंथ के अकॉर्डिंग है, राउंडिंग करनी है तो ये राउंडिंग की फिगर कैसे है, और एंटर की टू सेव। ये लास्ट ऑप्शन जब आप सारा डिटेल डाल दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है बोनस का। बोनस आपको पता है इंप्लॉइज को हम बार बार बोनस देते रहते हैं, वो इंप्लॉयर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो बोनस जब क्रिएट करना है तो बोनस के लिए भी वही सेम के सेम ऑप्शन है, देखो क्रिएट के। तो अपने को यहां पर लिख देना है बोनस टू इंप्लॉइज। बोनस कौन से हेड में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा, कैलकुलेशन। फिर इनकम टैक्स की बात हो रही है, यूजर डिफाइंड के अकॉर्डिंग पर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। सारा डिटेल जब आप फिट कर दोगे अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, बोनस के डेटा को अपने आप को क्या कर देना है, वहीं पर सेव कर देना है। फिर ग्रेजुटी पे हेड है, ग्रेजुटी से रिलेटेड भी अपने को क्या कर देना है, सिंपल सा डेटा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी सेम वही का टॉपिक है, बट इसके अंदर देख लेना ग्रेजुटी 30 दिन की है, वो 30 दिन महीने के अकॉर्डिंग है, या देख लेना। ठीक है, या फिगर 1 से लेकर 24 डेज तक ले सकते हो। तो जो भी एलिजिबिलिटी हो देख लेना, 0 लेना है, 25 डेज से ऊपर लेना है, तो जो भी ग्रुप्स हो उसके अंदर डाल देना आप। ठीक है, इनकम टैक्स की डिटेल्स है, नॉर्मल राउंडिंग है, वही की वही सेम बातें फिर से रिपीट हो रही हैं, लास्ट में सेव कर देना। अब ये वाला टॉपिक पेरोल से थोड़ा हटके है। जैसे पेरोल का टॉपिक था वैसे ही पेरोल के टॉपिक के अलावा हमारे पास जो टॉपिक है ये है कंप्यूटराइज्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। आगे है कंप्यूटराइज्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन।
अब टैक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, पता है अपने को, है ना। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या है, income earned by the individual and the corporate entities, the burden to deposit tax on the excesses on the themselves, जो टैक्स लायबिलिटी इनको खुद पे करनी होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हैं या कंपनीज हैं या फर्में हैं, फर्मों के नाम पे या बंदों को जितने भी टैक्स पे करने होते हैं, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स इज लेविड अकाउंटिंग द इंडिविजुअल इनकम, लाइक द इंडिविजुअल अर्न्स इनकम अप टू 3 लाख, तो देर इज नो इनकम टैक्स। हालांकि रेट अभी चेंज हो गई है, बुक्स हो सकता है कि पुरानी भी हो, तो देख लेना। तो 3 लाख की इनकम तक अपने को कोई टैक्स नहीं है, तो देख लेना। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर, कंजम्पशन पर, सर्विसेज के ऊपर, ये हमारे पास बर्डन है कलेक्ट करने के। बर्डन भी होता है, कलेक्ट भी होता है, डिपॉजिट भी होता है सेलर्स के ऊपर, ठीक है। और कभी कभी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमारे पास लगते रहते हैं, इनडायरेक्ट वे के अंदर चलते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास टीडीएस का टॉपिक भी है। टीडीएस के अंदर क्या है हमारे पास, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम द, जो भी एसएससीज होते हैं, ठीक है, जो भी अपने पास काम करते हैं उनका जो टीडीएस हम काट लेते हैं, लगा लो कि वो, तो टीडीएस इज ए टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द थर्ड पार्टीज, डिडक्टेड बाय द पेयर। कौन काटता है, मान लो एम्प्लॉयर काट लेता है। मान लो किसी पर्सन ने अपने को सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉयर है मान लो वो, तो एम्प्लॉयर हमारा सैलरी काट लेता है टैक्स की फॉर्म में थोड़ी सी, तो वो हो गया टीडीएस, क्योंकि जहां पे हम काम करते हैं वहां पर भी हमारा टैक्स कट जाता है, तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स। मतलब जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उसी जगह पे हमारा टैक्स कट गया, दैट्स इट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। एंड ये हमने को डिपॉजिट कराना होता है, कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड तक वहां पर। तो टीडीएस की सबसे खास बात क्या है, इसको कैलकुलेट करना देखना सिंपल है और यूजर फ्रेंडली है, इजी है। टैली ERP 9 के अंदर काम करना, ट्रैकिंग रखना, इनकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, कंप्यूट करना, डिडक्शन करना, या बुकिंग के अंदर इसको एक्सपेंसेस के फॉर्म में लिखना, फुल पेमेंट करना, मैनेज करना, जो फॉर्म 16A है उसको, मल्टी पार्टी प्रिंटिंग भी होती है, स्पेसिफिक पीरियड का भी होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट पर जनरेट हो जाता है, टीडीएस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है, टीडीएस भी है, ये सारे के सारे हमारे पास जनरेट हो जाते हैं, चाहे वो टीडीएस सर्टिफिकेट है, चाहे वो टीडीएस आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, टीडीएस कितना लेना देना है, या टीडीएस है, इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस है, ये सारा का सारा हो जाता है। तो ये कंसोलिडेट कर लेता है टीडीएस सर्टिफिकेट को जो एनुअल रिपोर्ट के साथ। तो अब बात आता है कि ये टीडीएस का सेटअप क्या है। टीडीएस के अगर अपने को ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं तो कैसे करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, जो हमारा फीचर्स का ऑप्शन होगा वहीं पे जाना, और हमारे ये वाला जो मेन ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का, इसी ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लेना। तो जब आप एक्टिवेट करोगे तो वो आपसे पूछेगा कौन सी कंपनियां करना है, तो आप जो कंपनी सिलेक्ट करोगे तो कंपनीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जिस भी कंपनियां करना है वो कंपनी का लिस्ट आप खोल लेना, पासवर्ड लगा हुआ तो पासवर्ड एक्टिव कर लेना। इसके बाद अपने को ये विंडो खुल जाएगी स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के नेम से। तो यहाँ पर अपने पास काफी सारे ऑप्शन है। यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है, वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, ठीक है, जो भी टैक्स है, पेरोल स्टैट्यूटरी है, कलेक्शन एट द सोर्स है, या इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स है, टीडीएस है, ये सारे ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। बट हम बात कर रहे थे सिर्फ टीडीएस की, हम बात कर रहे थे क्योंकि टीडीएस की, तो टीडीएस के ऑप्शन को क्या करना है अपने को, यस करना है। टीडीएस की डिटेल को अगर हमको बाद में चेंज करने की जरूरत भी है, अपने को अल्टर वाला ऑप्शन भी एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर एक सेकंड एक यस और भी है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन को क्या कर देना, यस कर देना। तो यहाँ पर जो भी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो भी डाल देना, कंपनी का पैन कार्ड नंबर है, कंपनी का CIN नंबर है, वो डाल देना। तो वो डालने के बाद आपको एक्सेप्ट वगैरह करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आप चाहो तो एक्सेप्ट करा लेना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप एंटर कर देना, या सेव कर लेना, या वाई पे क्लिक कर देना। फिर है अगर अपने को टैक्स का, टीडीएस का टैक्स लेजर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, वही सिंपल से ऑप्शन हमको पास करके जाने हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेजर क्रिएट, कौन से हेड में डालेंगे, सिंगल लेजर के अंडर में। तो ये देख लेना, तो यहां पर आपका जो नेम हो जाएगा लेजर क्रिएशन का उसको क्या बोल देंगे, टीडीएस, और जो टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स का नाम आएगा वो टीडीएस के अंडर में आने वाला है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ पेमेंट कैसी होगी, ये अदर देन द सैलरी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये सारे के सारे ऑप्शन देख लेने हैं। तो यही वाली बातें यहाँ पर को फिर से रिपीट कर रहा है, कौन से हेड में डालेंगे, कौन सा टाइप होगा, कौन सी कैटेगरी होगी, टीडीएस टाइप ऑफ नेचर अल्टरनेशन। तो ये वाली स्क्रीन भी अपने आप को शो हो जाएगी अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं।
क्योंकि टीडीएस के अंदर अपने को चेंजेस करने हैं तो ऐसा ऐसा हो सकता है। इंटरेस्ट अदर देन सैलरी, तो यहाँ पर सेक्शन है, पेमेंट का कोड है, रेट है कितने परसेंटेज के है, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, ये सारी की सारी बातें आप जो भी आप फिल करना चाहते हो फिल कर दो। उसके बाद अपने को डिटेल को सेव करना है तो वाई पे एंटर या सीधा एंटर दबा देना। फिर है क्रिएट ए पार्टी लेजर अकाउंट। किसी भी पार्टी का अगर आपको लेजर अकाउंट क्रिएट करना है जो टीडीएस रिलेटेड था तो वो सारे के सारे आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही है ये जैसे हमने पहले किया है, गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाना, लेजर क्रिएट करने हैं सिंगल लेजर के अंडर में। तो यहाँ पर जिस भी पर्सन का अगर आपको क्रिएट करना है तो उस पर्सन का नेम आप लिख लेना। अब पर्सन का नाम जैसे इन्होंने लिखा हुआ है अनिल कुमार, कौन से हेड में आएगा, क्रेडिटर के हेड में है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपने डालनी है उसको लेकर आप सारा का सारा डाल देना इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव करना है, सेव कर देना। ठीक है, इंडिविजुअल है, टीडीएस है, पेन नंबर है, जो भी है आपको डालना है और उसके बाद सेव कर देना। इसी तरह से अपने पास एक एक्सपेंस का लेजर है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred on the earning profit from the business. So business spend money for the operation of the business, buying goods for the production, giving cost of labor, spreading the offering space, accounting cost, freight, ये सारे के सारे इसके अंदर, चाहे वो बाइंग सेलिंग के कॉस्ट है, खर्चे हैं, सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने का क्या ऑप्शन है? गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाना, लेजर पे जाना और अपने को क्या करना, सिंगल लेजर के अंडर में इसको वो क्रिएट करना है। तो लेजर जब क्रिएट करोगे तो अपने को ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट का नाम इन्होंने दे दिया, अब इंटरेस्ट किसी को लेना है देना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात है। तो इंटरेस्ट मान लो अपने को पे करना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में आएगा, तो यहाँ डाल देना। तो मान लो अपने को सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो इंटरेस्ट का नाम दे दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में है। सेट क्या किया, इस टीडीएस पेबल एप्लीकेबल टू एप्लीकेबल कर देना, ऑप्शन को अपने को एप्लीकेबल कर देना। तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट अदर देन सैलरी, नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर में। उसके बाद क्या कर देना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को सेव कर देना, वाई क्लिक कर देना। फिर अब अपने पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रिएट टीडीएस वाउचर। वाउचर को अपने क्रिएट करना है। अभी कौन सा वाउचर है, टीडीएस वाउचर। तो टीडीएस वाउचर क्या है, कंप्यूट करने में काम आता है, टीडीएस का अमाउंट कंप्यूट करने में। ठीक है, तो क्रिएट ए जर्नल वाउचर, तो इसके लिए अपने को जो शॉर्टकट की यूज करनी होती है वो है F7। तो इससे हमारा टीडीएस का वाउचर क्रिएट हो जाता है। तो टीडीएस का वाउचर जब आपने क्रिएट करना है तो सिंपल सी बात है, सिंपल अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना, F7 पे क्लिक करना है, जर्नल का ऑप्शन है तो वहां पे अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पर जर्नली से बात इस तरह से आप लेजर को क्रिएट कर देना। तो इंटरेस्ट लेजर सारे के सारे जो भी नेम थे अनिल कुमार के नेम से, टीडीएस का लेजर है, जो भी नरेशन है, जो भी आप लिस्ट देखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप सारा डिटेल डाल देना, नरेशन लिख देना, उसके बाद सेव कर देना। फिर इसी तरह से हमारे पास है टीडीएस का डिपॉजिट वाउचर। टीडीएस का डिपॉजिट वाउचर, तो टीडीएस जब अपने को पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट पे जाएगा, तो अपने को कहां पे जाएगा, ये अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, F5 के अंदर। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन हमारे पास शो हो जाएगी। तो अपने को दबाना है S बटन, स्टैट बटन मतलब, तो उसके अंदर आएगी स्टैच्यूटरी पेमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमको पेमेंट करनी ही होती है। तो अपने को स्टैच्यूटरी पेमेंट की एक स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाएगी जिसका फिगर हमारे सामने लिखा हुआ है, ये स्क्रीन अपने पास आ जाएगी। तो जब आपने को टैक्स पे करना होता है, टीडीएस पे करना होता है, जो भी पे करना होता है, तो उसके लिए अपने को डिटेल दिखानी है कि वो पेमेंट आपके कौन से बैंक पे जाने वाली है। तो जो भी आपके पास डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी डिटेल आप डाल देना। तो यहाँ पे टैक्स का टाइप डाल देना। ठीक है, टैक्स का टाइप के अंदर आप क्या डाल देना, सिलेक्ट टीडीएस। तो टीडीएस आप कौन से टाइम पीरियड के डाल रहे हो, उसके अंदर कौन सा सेक्शन है, ये रेजिडेंट है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस डाल देना, कौन से बैंक में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल डाल देना, जो भी पार्टिकुलर से डाल देना। पेमेंट की टाइप कौन सी है, अमाउंट कितना है, इसके अंदर सारी की सारी डिटेल को आप यस कर देना। उसके बाद क्या कर देना, अपना पेमेंट का जो वाउचर है कंप्लीट कर देना। जब पेमेंट का वाउचर आप क्रिएट कर दोगे, सारी डिटेल आपने डाल दी, नरेशन वगैरह डालना है तो नरेशन वगैरह डाल दो। उसके बाद क्या कर देना, डिटेल्स को पूरा सेव कर देना। सेव करने के लिए अपने को क्या करना है, वाई पे क्लिक करना है, तो ये सारा का सारा अपना एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये वो टॉपिक्स थे जो हमारे टैली के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। ओवरव्यू फॉर्म के अंदर हमने सारा का सारा टॉपिक स्टडी कर लिया।